हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 में लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका सारांश और प्रश्न उत्तर की व्याख्या करेंगे बहुत ही सरल और सहज तरीके से। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी था। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज जो उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह है, वेसणों की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, जो व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय है। यानी कि ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। प्रमुख रचना भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। यानी अपना केस कहाँ का सर्वप्रथम जो व्यंग्य लिखण को पूरी तरीकों अगर वर्चस्व स्थापित करे नहीं, वो हरिशंकर परसाई जी ही करे। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मार्ग क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। यानी जिसका आजकल दिखावे की प्रवृत्ति चलन आ रही है, लोगों सिर्फ दिखाण भी ही वस्तुएं खरीदी जाए, बिंग प्रति व्यंग्य करिए। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रही हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूंछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। यानी कि एक हरिशंकर परसाई जी फोटो देख के बताने ला रही है कि बंग फोटो नहीं बा इं लगे कि थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन बंग मूंछ है नहीं चेहरे पर बा थोड़ा चेहरे ने उभारन ला रही है। यानी कि वो जो हड्डियों बनावटापन है या आप कह सकें जो कि कमज़ोरी है वह दिखाण को ला रही। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। यानी कि जो फीता है बेतरतीब है, यानी कि एक तरतीब को नहीं, एक बढ़िया तरीकों को नहीं मंदेड़ा, सीधा ही मंदेड़ा है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर कि लोहे की पत्ती निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। यानी कि अगर बन सही यूज ना करे जगह पिता ने तो बंग बे जगह लोग हुए तार सा बे निकल जाए, और बाद में मन अगर छेद में डालना तो परेशानी भी हुए जूता के। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पैर का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। यानी कि अगर वो यहाँ जूता खराब हो जाए फीता वगैरह तो बे किया ही कस के मान लिया का पैर ही जनो चाहिए। दाएं पैर को जूतो तो ठीक है, लेकिन जो को बाएं पैर और जूतो है बिंग एक छेद हो रही है आगे,
हर जगह मुँह बांगी प्रेमचंद जी की उंगली बाहर आ रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। यानी कि फिर वो लेखक सोचा है कि अगर फ़ोटो खिंचाने की आ पोशाक है, ये ढंग फ़ोटो खिंचावा है, तो हकीकत में भाई किसा का यहाँ वस्त्र वगैरह पहनता होगा। सोचने बात है नहीं, इस आदमी की अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। अगर अपना कह दें का पोशाक बदलने की है ही कोनी, गुण ही कोनी। क्योंकि अगर गुण हो तो जी हाँ आजकल फ़ोटो खिंचावा है तो थोड़ा सा अब यहाँ ड्रेसिंग सेंस थोड़ा ठीक करके जावा है, बाद में फ़ोटो खिंचाई जाए। लेकिन तो जो का कपड़ा महानी भी सादगी में ही फ़ोटो खिंचा ली। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तरह तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। यानी कि लेखक कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा भी ढंग नहीं है। यानी प्रेमचंद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं तुम्हें थोड़ा सा भी ढंग नहीं है, तुम्हें कोई लज्जा संकोच नहीं है क्या, थोड़ी शर्म नहीं है क्या। अगर तुम अपने जूते को छिपाना चाहते तो थोड़ी धोती को भी नीचे सरका कर जूते के आगे कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग्य है। यानी कुछ न कुछ व्यंग्य जरूर है तुम्हारी मुस्कान में। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। यानी कि अब लेखक कहते हैं कि जो फ़ोटो में दिख रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है कि प्रेमचंद किसी और पर हंस रही हैं। अपना तो जूता फटा है लेकिन किसी और पर भी हंस रहे हैं। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। यानी कि वो लेखक कहते हैं कि शायद प्रेमचंद जी की पत्नी ने कहा होगा कि एक फ़ोटो तो खिंचवा ही ली जाए और तुमने कहा होगा कि चलो खिंचवाते हैं। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे की कोट से वर्द दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बाहर निकलते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। यानी आगे लेखक उन पर व्यंग्य कर रहा है प्रेमचंद जी पर कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। तुम अपने जूते भी नहीं मांग सके। यानी कि अगर किसी के पास से जूते मांग कर थोड़ी देर के लिए फ़ोटो खिंचा ले और वापस दे देते, कुछ नहीं जाता। लोग तो अपनी बारात निकालने के लिए भी मोटर यानी कि जो वाहन है, साधन है, वो भी मांग कर ले जाते हैं। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम नहीं क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यानी आगे लेखक कहता है कि आज भी और पहले भी
ऐसा चलता था कि जूते हमेशा महंगे थे और टोपी ही सस्ती थी। यानी कि जो अपना केस कहाँ का जूता ही बाहर की देन है, आपनी को नहीं। अपनी टोपी वगैरह है जो कि आपन सस्ते रुपए में मिलन रही, और जूता वगैरह है बाहर की देन है जो को अपने महंगाई में साबित होना रहा। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक है, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पेनी में कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। यानी हरिशंकर प्रसाद जी आपकी अब तुलना करे प्रेमचंद जी के साथ। का तेरो जूतो आगू फटेड़ो है और मेरो जूतो है वो नीचे तले हूँ फट रही है। तेरे तो अंगूठो सीधो दिखन ला रही है, मेरो अंगूठो ना दिख के जमीन पर रगड़ खान ला रही है। बिन कारण मेरो खून आ जाए कदी कदी तो इस हालत हुए। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढगी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रही हैं। यानी कि सिर्फ बाहरी बनावट रूप है, नीचे तो बिंगो लागन ला रही है क्या, नीचे तो बिंगो लहूलुहान हो ला रही है पैर, तेरो पैर है वो सुरक्षित है क्या। तुम फटा जूते बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान है मेरी हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह। यानी कि तुम्हारी यह जो व्यंग्य मुस्कान है आ कुदरती मेरे लिए तो ना है, मेरे पर तो ना हंस तो लो या लेखक के नारे। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है यह। क्या होरी का गोदान हो गया। गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद जी को, क्या होरी का गोदान हो गया है। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू खा खेत चर गई है। एक कहानी है हल्कू की, जो जिया खेत है नहीं वो नील गाय चर जिए। हर एक ने एक कुत्तो भी हुआ, लेकिन बहुत ही सर्दी की रात हुआ, पो की रात हुआ, अपना केस का बहुत जाड़ू हुआ, जिसके कारण वो हल्कू नी नील गाय ने वापस हटा कौन सके। है सुबह उठ के देखा है जब पूरा खेत तहस नहस लदा है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन की चंदे की शराब है। मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया यह। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रही, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगा कर घर लौटते रही। यानी आगे लेखक कहना चाहते हैं कि क्या कारण था कि यह जूता फट गया। क्या तुमने कोई कर्ज लिया था क्या कि जिस बनिए को तुम चुका नहीं इसका, और उस बनिए के घर से यानी कि घर के पास से नहीं निकल तुम 2-3 मील घूमकर घर अपने जाते थे। चक्कर लगाने से फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास एक बहुत ही बड़े भक्त हुए हैं, भक्त कवि हैं, और जिन्होंने फतेहपुर सिकरी आने पर एक व्यंग्य भरा कथन कहा था कि संतन को कहो सिकरी सो क्या काम। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि राम। यानी कि आते और जाते हमारे पैर घस गए, बिसर गयो हरि राम, और हरि राम का कोई अर्थ नहीं रह गया इधर। यानी कि जब अकबर से मिलने आए थे ये, और अकबर आप जानते हो कैसा था, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो पर सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को
ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, यानी किंग किंग पैर अडाइड हुए तेरो। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टिल्लों से समझौता भी तो हो जाता। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूमकर भी चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रही हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारा बंधन, तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है जिसे तुम घृणित समझे, यानी कि घृणा के योग्य समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रही हो, उन पर जो उंगली छिपाई और तलवा घिसाई चल रही हैं, उन पर जो टिल्ले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, यानी कि तुम सभी पर हंस रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ दिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। प्रश्न है, लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के जूते पर क्यों अटक गई? लेखक ने देखा कि प्रेमचंद ने जिस जूते को पहनकर फोटो खिंचाया उसमें बड़ा छेद हो गया है। इसमें से प्रेमचंद की उंगली बाहर निकल आई है। प्रेमचंद ने इस फटे जूते को ढकने का प्रयास भी नहीं किया, यानी कोई प्रयास को नहीं करियो कभी न छिपास के ना ही। लेखक क्यों भी होगा, धोती अगर थोड़ी सी नीचे सरका ले तो जूतो छिप जानतो के। फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी के आधार पर प्रेमचंद की वेशभूषा के बारे में लिखिए। प्रेमचंद ने मोटे कपड़े का कुर्ता धोती पहन रखा था, उनके सिर पर वैसी ही टोपी थी, उनके फटे जूते से उंगली दिख रही थी। ऐसी ही अत्यंत साधारण वेशभूषा में उन्होंने फोटो खिंचा रखा था। प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को ढंकने का प्रयास क्यों नहीं किया? प्रेमचंद दिखावा और आडंबर से दूर रहने वाले व्यक्ति थे, यानी कि दिखावा बिल्कुल भी पसंद को नहीं हो, दिखावे जिंदगी कौन जीता। उन्हें सादगीपूर्ण जीवन पसंद था। वे जैसा वास्तव में थे वैसा ही दिखना चाहते थे। इसलिए प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को छिपाने का प्रयास नहीं किया। प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी और क्यों? प्रेमचंद के चेहरे पर अधूरी मुस्कान थी, यानी कि व्यंग्य उम्बरेडी अधूरी मुस्कान है। अधूरी मुस्कान की एक हंसन लगे इतन तो वो फोटोग्राफर फोटो खींच ही गयो। इसका कारण यह था कि प्रेमचंद महान साहित्यकार होकर भी अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे थे। अभावों से उनकी मुस्कान खो सी गई थी। फोटोग्राफर के कहने पर भी वे ठीक से जल्दी से मुस्कुरा न पाई और मुस्कान अधूरी रह गई। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। लेखक ने ऐसा किस संदर्भ में कहा? लेखक ने देखा कि युग परिवर्तन उपन्यास सम्राट जैसे भारी भरकम विशेषणों से विशोभित है साहित्यकार के पास फोटो खिंचाने के लिए भी अच्छे जूते नहीं होने को बड़ी ट्रेजेडी कहा है। उसने महान साहित्यकार की अभावग्रस्तता के संदर्भ में ऐसा कहा है, यानी कि हिंदी को इतो बड़ो उपन्यास सम्राट हो गए भी तेर कने जूता खरीदने का रुपया को नहीं खे। बात क्या, जूता हमेशा कीमती रहा है, ऐसा कहकर लेखक ने समाज की किस विसंगति पर प्रकाश डाला है? जूता धन और बल का प्रतीक है। जूता समाज में सदा से ही आदर पाता आया है, अर्थात गुणवान व्यक्तियों को भी धनवानों के सामने
कमतर आंका गया है। धनवानों ने ज्ञानी व्यक्तियों को भी झुकने पर विवश किया है। यह समाज की विसंगति ही है। यानी कि आज की पीढ़ी, आज के ज़माने में देख लियो कि जूतो है नहीं वो तो कांच के डब्बिया में रहे है, किताब है जकी बारह रहे, आई चीज़ है। लेखक अपने जूते को अच्छा नहीं मानता, वह अच्छा दिखता है क्यों। लेखक का जूता ऊपर से अच्छा दिखता है पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। उसका अंगूठा ज़मीन से रगड़ खाता है और पैनी मिट्टी से रगड़ कर, यानी तिखी जो कि मिट्टी हुआ कोई कांकरा है उनसे रगड़ कर लहूलुहान हो जाता है। इससे तो एक दिन पंजा ही छिल जाएगा, इसलिए वह अपने जूते को अच्छा नहीं मानता है। प्रेमचंद का जूता फटने के प्रति लेखक ने क्या क्या आशंका प्रकट की है। प्रेमचंद का जूता फटने के प्रति लेखक ने दो आशंकाएं प्रकट की। बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर प्रतिदिन लगाकर घर पहुंचना और सदियों से परत दर परत जमी किसी चीज़ पर ठोकर मार कर जूता फाड़ लेना। यानी कि दो चीज़ बताई का, पहली तो क्या बनिए कर्ज मुक्ति पाने के लिए 2-3 मील घूम फिर के आपके घर जानो, और दूसरो है कि कोई सदियों परत दर परत कोई वस्तु जमेड़ी हर बिन बे पर ठोकर मार मार जूतो फाड़ लियो आपको। लेखक द्वारा कुमन दास का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है। लेखक का मानना है कि चक्कर काटने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने कुमन दास का उदाहरण दिया है। कुमन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आते जाते घिस गया था। प्रेमचंद ऐसी वेशभूषा में फ़ोटो खिंचाने को क्यों तैयार हो गए होंगे, पाठ के आधार पर लिखिए। प्रेमचंद मोटे कपड़े का कुर्ता धोती और टोपी पहने फ़ोटो खिंचाने को इसलिए तैयार हो गए होंगे, शायद उनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा, जिसे वे टाल न पाई होंगी और अच्छा चल भाई कहकर पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। यदि अन्य लोगों की तरह प्रेमचंद भी फ़ोटो का महत्व समझते तो क्या करते। यदि औरों की तरह प्रेमचंद भी फ़ोटो का महत्व समझते तो वे इस तरह के अत्यंत साधारण कपड़े और फटा जूता पहनकर फ़ोटो न खिंचाते। वे भी दूसरों की तरह फ़ोटो खिंचाने के लिए रोज से कपड़े, जूते आदि उधार मांग लेते। लेखक ने सदियों से परत दर परत कहकर किस ओर इशारा किया है। लेखक ने सदियों से जमी परत दर परत कहकर समाज में फैली उन कुरीतियों, रूढ़ियों और बुराइयों की ओर संकेत किया है जो समाज में पुराने समय से चली आ रही है और लोग बिना सोचे समझे इन्हें अपनाए हुए हैं। इनकी जड़ें समाज में इतनी गहराई से जम चुकी है, ये सरलता से दूर होने वाली नहीं है, यह सरलता से दूर नहीं की जा सकती है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर लेखक की वेशभूषा और उनकी स्वभाविक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से पता चलता है कि उच्च कोटि को साहित्यकार होने के बाद भी, यानी उच्च कोटि का साहित्यकार होने के बावजूद भी प्रेमचंद साधारण सा जीवन बिता रहे हैं, यानी कि जमा घमंड कोनी, धन है कोनी। वे मोटे कपड़े का कुर्ता धोती और टोपी पहनते थे। उनके जूतों के बंद बेतरतीब बंधे रहते थे, यानी जूता जगह फीता है बे अलग ढंग में बंधे रहता, एक सा होनी है। इसके बाद भी प्रेमचंद को दिखावा एवं आडंबर से परहेज था। वे जिस हाल में थे उसी में खुश थे और उसी में दिखने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी। वे अपनी कमियों और कमजोरियों को छिपाना नहीं जानते थे, यानी उजागर कर देता, छिपाना कोई मकसद को नहीं होगा, हरना ही जानता। लेखक ने प्रेमचंद को जनता के लेखक कहकर उनकी किस विशेषता को बताना चाहा है। प्रेमचंद अपने युग के महान कथाकार और उपन्यासकार थे, यानी अनेक कहानी और उपन्यासों की रचना की थी। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से उन्होंने खुद गरीबी एवं दुख को अत्यंत निकट से देखा था। इसके अलावा प्रेमचंद पराधीन भारत में भारतीय किसानों और मजदूरों के प्रति अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार को देखा था, यानी कि जो पराधीन था यानी दूसरे के अधिकार में था, किंग अधिकार में, अंग्रेज़ा अधिकार में वो भारत पहला। तो बी टाइम में किसानों और मजदूरों जो का पर अंग्रेज अत्याचार करता, बंग स्थिति खुद देखी। वे समाज में व्याप्त रूढ़ियों, कुरीतियों और धार्मिक बुराइयों में फंसे लोगों को देख रहे थे।
इन्हीं बातों को उन्होंने अपनी कृतियों का विषय बनाया। पूस की रात में हल्कू की समस्या, गोदान में होरी की दुर्दशा, मंत्र में डॉक्टर चड्ढा की खेल प्रियता से सुजान भगत के बेटे की मृत्यु आदि का सजीव चित्रण करके जनसामान्य के दुख को मुखरित किया है। लेखक ने जनता का लेखक कर जनसाधारण के प्रति उनके लगाव को बताना चाहा है। लेखक ने प्रेमचंद की दशा का वर्णन करते करते अपने बारे में भी कुछ लेखकों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद और लेखक परसाई में आपको क्या क्या समानताएं और विषमताएं दिखाई देती है। लेखक परसाई द्वारा लिखित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार, जिसे युग परिवर्तन, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट आदि के रूप में जाना जाता है, कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी फटे जूते से उंगली बाहर निकल आई थी। कुछ ऐसी समान स्थिति लेखक परसाई के जूते के भी थी। उनके जूते का अंगूठे का नीचे का तला फटा था, जिससे अंगूठा जमीन में रगड़कर घायल हो जाता। इस स्थिति में उसके जूते का तला निकलकर उसके पूरे पंजे को घायल कर देता था। प्रेमचंद और लेखक में अंतर यह था कि इस हाल में भी प्रेमचंद जहां मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा लिए, लेखक ऐसा कभी न कर पाता।